हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। देखिए, जब भी हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल आया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम उसकी ड्रॉबैक के बारे में बात करेंगे। फिर उसकी ड्रॉबैक से हम जाएंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर ऐसे ही हम आगे जाके और एटॉमिक मॉडल्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो कि है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब देखो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में सिर्फ 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं और उसकी ड्रॉबैक याद रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि थॉमसन जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एक डिटेल मॉडल दिया एटम का। ठीक है, भले ही इन्होंने बहुत सिंपली बता दिया था, लेकिन पहले साइंटिस्ट होने की वजह से जिन्होंने एक मॉडल दिया था एटम के बारे में, तो ये पहले साइंटिस्ट थे, इसलिए इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाती है कि थॉमसन वर द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज अ डिटेल मॉडल ऑफ एन एटम। सेकंड पॉइंट क्या था? अब प्रपोज तो कर दिया एटम का मॉडल, बट क्या प्रपोज किया था, क्या बताया था एटम के बारे में? तो इन्होंने कहा था कि जैसे वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन इस तरह का होता है। अगर वाटरमेलन को हम बीच से कट करें तो इस तरह की शेप मिलती है, और बीच बीच में वाटरमेलन में क्या होता है, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से सीड्स प्रेजेंट होते हैं ना, इस तरह से सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये उसका कवर हो गया, तो बाहर हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने कहा कि जैसे वाटरमेलन में क्या होता है, बीच बीच में सीड्स प्रेजेंट होते हैं ना, वैसे ही एटम में कहीं कहीं पे बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कुछ प्लेसेस पे। तो ये था इनका मॉडल कि थॉमसन proposed that an atom consists of a uniform sphere of positive charge in which electrons are present at some places। और इसीलिए इस मॉडल को प्लम पडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उसी का एग्जाम्पल लेके अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जो ये वाटरमेलन का कवर हो गया ना, हल्का छिलका हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जैसे अंदर बीच बीच में क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वैसे ही एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था, ठीक है। तो यही है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब इसकी ड्रॉबैक्स क्या आई कि हमने इसको ड्रॉप कर दिया? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक तो इसकी ये थी कि जो मास ऑफ एटम है, ठीक है, मतलब जो एटम का मास है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो, इलेक्ट्रॉन्स हर जगह प्रेजेंट हैं, तो कुछ ना कुछ मास तो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब चार्ज को इन्होंने क्या कर दिया, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि थोड़ा सा चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, थोड़ा सा चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मास क्या हो गया एटम का, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, एटम का मास तो एक जगह क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में, हमने यही तो सुना है ना। तो ये इनकी पहली ड्रॉबैक थी। सेकंड ड्रॉबैक क्या थी? ये एक स्टैटिक मॉडल है। अब स्टैटिक मॉडल से हमारा क्या मतलब होता है? स्टैटिक मॉडल कहने का मतलब है ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक स्टैटिक पोजीशन में दिख रहे हैं कि रुके हुए हैं। अब जैसे वाटरमेलन है, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, क्या वो चल रहे होते हैं? नहीं चल रहे होते हैं ना, एक जगह फिक्स होते हैं ना। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक जगह फिक्स है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे इस मॉडल में। तो इसका मतलब ये एक स्टैटिक मॉडल है, तो इस ये भी इसकी एक ड्रॉबैक थी, और इसी वजह से इसको फेल कर दिया गया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया गया। तो ये था हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल पे, जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को देखो, ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, इसको हम 4 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सबसे पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन, थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कंक्लूजन, और फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स। पूरे 4 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू होगा, जो कि है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि रदरफोर्ड ने, ठीक है, एक बहुत पतली फॉइल ली, एक बहुत पतली फॉइल ली, बहुत थिन फॉइल ली, और उसमें उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया। ठीक है, बॉम्बार्ड का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक फटाफट पूरी स्पीड से फेंकना। जैसे गन से क्या होता है, गोली निकलती है ना, AK-47 से कैसे गोली निकलती है एक के बाद एक के बाद एक, तो मतलब बम्बार्डमेंट हो रही है, ठीक है, बुलेट्स की। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई गई, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की, रेडियो एक्टिव सोर्स से। किस पे? बहुत एक थिन फॉइल पे। और ये जो गोल्ड फॉइल थी, ठीक है, इसको उन्होंने एक सर्कुलर स्क्रीन से पेंट कर दिया जिंक सल्फाइड की, और हर एक अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज था वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था और 4 यूनिट मास था। देखो, इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक थिन फॉइल ली। तो यहाँ पर हमने एक थिन फॉइल ले ली, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक थिन फॉइल हो गई। सेकंड क्या किया इन्होंने, इस फॉइल को एक
जिंक सल्फाइड से इस तरह से पेंट कर दिया, ठीक है। इस फॉइल को क्या किया, जिंक सल्फाइड से इस तरह से पेंट कर दिया। ये हो गई हमारी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ओहो, ये थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक है, इस तरह समझ लेना। तो ये हमारी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हो गई। तो जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया। अब इसके सामने क्या किया गया, एक अल्फा रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा गया, ठीक है। ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है। इस रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या निकलेंगी, अल्फा रेज निकलेंगी। अब यहां पर कहीं क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब इस रेडियो एक्टिव सोर्स से हमारी अल्फा रेज निकलनी शुरू होंगी, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव सोर्स जो है ये 2 हीलियम 4 है, ठीक है। यहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया था ना कि द ईच अल्फा पार्टिकल हैज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मास। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स होता है इसके सामने हम एक लेड की प्लेट लगाते हैं इस तरह से। इस रेडियो एक्टिव सोर्स के सामने हम एक लेड की इस तरह से प्लेट रखते हैं, पीबी प्लेट। अब देखो यहाँ पर इसका रीजन क्या है, पीबी प्लेट का रीजन क्या है, देखो रेडियो एक्टिव सोर्स जो होता है ना वो हर एक इस तरह से सामने की डायरेक्शन में क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा रेज को प्रोड्यूस करेगा। अब लेड प्लेट लगाने से क्या होता है, सारी अल्फा रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने लेड प्लेट लगा दी, तो जितनी भी अल्फा रेज हैं इस तरह से वो सारी क्या करेंगी, एक डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, जैसे हम टिफिन लेके जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी को रख के लेके जाते हैं ना, तो ऐसी एक गोल्ड फॉइल होती है। तो एक थिन गोल्ड फॉइल ली और उस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ क्या किया, मतलब 3 साइड से जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया। और उसके सामने जिस साइड से पेंट नहीं किया गया था उसके सामने एक रेडियो एक्टिव सोर्स को रख दिया। अब वो रेडियो एक्टिव सोर्स क्या करेगा, अल्फा रेस प्रोड्यूस करेगा। और अल्फा रेस प्रोड्यूस जब वो करेगा तो उसके सामने एक लेड की प्लेट रख दी जाती है। लेड की प्लेट का काम होता है कि जो वो बीम है अल्फा रेस की उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करे, मतलब सारी बीम उसको गोल्ड फॉइल की डायरेक्शन में भेज दे, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब समझते हैं ऑब्जर्वेशन क्या की। तो ऑब्जर्वेशन ये थी कि ज्यादातर जो रेज थी वो इस तरह से पास हो रही थी और स्क्रीन को हिट कर रही थी। ज्यादातर रेज जो थी वो गोल्ड फॉइल से पास हो जा रही थी और क्या कर रही थी, स्क्रीन को इस तरह से हिट कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इस तरह से जा रही थी और स्क्रीन को हिट कर रही थी। ये मैं बना देता हूँ, स्क्रीन को हिट कर रही थी मैक्सिमम रेज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास थ्रू द फॉइल एंड हिट द स्क्रीन। कुछ में क्या हो रहा था, कुछ में ना हल्का सा डेविएशन हो रहा था। कुछ रेज में हल्का सा इस तरह से डेविएशन हो रहा था, इस तरह से डेविएट हो जा रही थी, मतलब मुड़ जा रही थी, ठीक है। इस तरह से डेविएशन हो रहा था। ये देखो, जा रही सीधी और हल्का सा फिर क्या हो गई, इस तरह से मुड़ गई। मतलब ज्यादातर रेज जो थी वो सीधी पास हो रही थी और स्क्रीन को हिट कर रही थी। कुछ में ऐसा हो रहा था, बहुत सिग्निफिकेंट डेविएशन हो रहा था, हल्का सा बैंड हो जा रही थी, ठीक है। और रेयरली, ठीक है, 20 से 40,000 रेज में से एक ऐसी रे थी, ठीक है, 20 to 40,000 रेज में से एक रे ऐसी थी जो अपने ही पाथ पे वापस आ जा रही थी, जो अपने ही पाथ पे वापस लौट जा रही थी, ठीक है। और जो ये एवरेज डेविएशन हो रहा था ना, ये 0.87 डिग्री का हो रहा था। ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे कहीं पे कि जो अल्फा पार्टिकल का एवरेज डेविएशन था, अब कोई थोड़ा ज्यादा एंगल से डेविएट हो रहा होगा, कोई कम डिग्री से डेविएट हो रहा होगा, तो एक एवरेज जो है वो 0.87 डिग्री है। तो 0.87 डिग्री से एक एवरेज अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, डेविएट हो रहा था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, देखो लिख रखा है यहाँ पे 4th पॉइंट में। तो ऑब्जर्वेशन समझ में आई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई। ऑब्जर्वेशन क्या थी, पहली ऑब्जर्वेशन थी कि ज्यादातर रेज जो है वो इस फॉइल से पास हो रही थी और स्क्रीन को हिट कर रही थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, कुछ में सिग्निफिकेंट डेविएशन आ रहा था, मतलब हल्का सा क्या हो रही थी, डेविएट हो रही थी अपने पाथ से। और लगभग 20 to 40,000 रेज में से एक रे ऐसी थी जो कॉइल को हिट कर रही थी, ठीक है, और वापस आ जा रही थी। एल्यूमिनियम इसको गोल्ड फॉइल को हिट करके उसी पाथ पे वापस आ जा रही थी, ठीक है। 20 to 40,000 रेज में से एक रे ऐसी थी। अब देखो, अब कंक्लूजन समझेंगे हम, ठीक है। देखो, पहला कंक्लूजन ये है कि ज्यादातर रेज ऐसी थी, ठीक है, जो स्क्रीन को हिट कर रही थी, मतलब गोल्ड फॉइल से पास हो जा रही थी। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो पोर्शन है फॉइल का, ठीक है, या एटम का, जो ज्यादातर पोर्शन है एटम का वो एम्प्टी है,
क्योंकि एम्प्टी होगा तभी तो रेज सीधे डायरेक्टली पास हो जा रही थी। ठीक है, एटम का जो ये जो गोल्ड फॉइल का एटम है, इसका जो ज्यादातर पार्ट है वो खाली है, तभी तो ज्यादातर रेज सीधे पास हो जा रही थी। सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, कुछ रेज जो है वो हल्का सा डेविएट हो रही थी। डेविएट होने का मतलब है देखो अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सीधी सी बात है ना, अगर अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है और ये डेविएट हो रही है, इसका मतलब जिधर से डेविएट हो रही है वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, हो सकता है नहीं होगा, तभी तो डेविएट हो रही थी। क्योंकि अगर देखो वहां पर नेगेटिव चार्ज होता तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन वहां से वो रिपेल हो रही है, थोड़ा सा डेविएट हो रही है, ठीक है, दूर हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आया? अब 20 to 40,000 रेज में से एक रे ऐसी थी जो उसी पाथ पे वापस आ गई। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 20 to 40,000 रेज में से एक रे ऐसी थी जो उसी पाथ पे क्या आ गई, वापस आ गई। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है ना, जो इस पॉजिटिव चार्ज की वॉल्यूम है, वो एटम की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। क्योंकि खुद ही सोचो, 20 से 40,000 रे में से सिर्फ एक ही रे वापस आ रही है। इसका मतलब आइडिया लगा लो कि वो जिससे टकरा के वापस आ रही है उसका साइज कितना छोटा होगा एटम की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो थर्ड कंक्लूजन यही हो गया कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव चार्ज, इज नेग्लेक्जिबल विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, एटम की वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द फॉइल एंड हिट द स्क्रीन, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। सेकेंड है द पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये आर है, द पॉजिटिवली चार्ज alpha particle got repulsion from the center where total positive charge and nearly whole mass is centralized। ठीक है, मतलब वही है कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सेंटर से रिपेल हो रहे हैं थोड़ा, इसका मतलब जो वहां पर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होगा, है ना। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि क्योंकि 20 से 40,000 रे में से सिर्फ एक ही रे ऐसी है जो टकरा के बिल्कुल वापस आ रही है, इसका मतलब जो वो जिससे वो टकरा रही है उसका साइज, उसकी जो वॉल्यूम है वो एटम की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कम है, इनफैक्ट नेग्लेक्जिबल ही है। क्लियर हुआ? अब आते हैं इसके ड्रॉबैक पे, जो कि है काफी इंपॉर्टेंट, कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या हैं। देखो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो यहाँ पर यूज करेंगे हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऑपोजिट चार्ज के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है, एक्सेलरेट इस तरह होगा, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, एक ऑपोजिट चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज इस तरह से घूम रहा है कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेशन के साथ, तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, इट कंटिन्यूसली एमिट्स रेडिएशन, इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी लॉस करेगा। ये कौन कहता है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि जब भी कोई चार्ज, ठीक है, अपने अपोजिट चार्ज के अराउंड कंटिन्यूसली घूमेगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा ही करेगा। और अगर कोई चीज एनर्जी लॉस करेगी, अब इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लॉस कर दी, तो फाइनली ये कहाँ जा जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका क्या है? घर है। घर से आप निकले घूमने के लिए, आप कॉन्टिन्यूसली घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो। अब जब जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे और आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो आप फाइनली कहाँ हो जाओगे? घर में आ जाओगे अपने, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और जब थक जाएगा, सारी एनर्जी लॉस कर देगा, तो फिर कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। So hence the electron in Rutherford model of atom will lose energy and will not be able to stay in a circular path around the nucleus. तो such an electron will fall into the nucleus. This of course does not happen. ठीक है, और ऐसा तो हो नहीं रहा है। और ये न्यूक्लियस में गिरेगा, ऐसा कौन कहती है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्योंकि जब वो रिवॉल्व करेगा, उसके अराउंड घूमेगा, तो एनर्जी तो लॉस करेगा, और एनर्जी अगर लॉस कर रहा है तो उसको न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए, लेकिन वो आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका सीधा सा रीजन, या हम कह सकते हैं कंक्लूजन क्या है, कि रदरफोर्ड ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, जबकि ऐसा होना चाहिए था। तो ये कंक्लूजन नहीं, इसको ड्रॉबैक बोल देंगे हम। तो ये रदरफोर्ड की क्या बन जाएगी? ड्रॉबैक बन जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे मेन ड्रॉबैक है रदरफोर्ड की, ये चीज ध्यान रखनी है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये वाली ड्रॉबैक लिख के आनी है। ठीक है, इसके अलावा और भी ड्रॉबैक्स होती हैं। जैसे सेकंड ड्रॉबैक क्या है कि रदरफोर्ड मॉडल जो है, इसने हमें लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है,
रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं बताया कि कैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी इस शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इस तरह से कुछ उसने नहीं बताया। और रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसकी जो मेन ड्रॉबैक है वो ये वाली है और इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि रदरफोर्ड के एप्लीकेशंस के बारे में, तो रदरफोर्ड की मॉडल जो है इसकी एप्लीकेशंस कुछ हैं जो हमें याद रखनी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। देखो पहली एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहली एप्लीकेशन है कि जो साइज ऑफ एटम होता है, साइज ऑफ एटम है, ठीक है, ये 10⁵ होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस के। 10⁵ होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस के, ठीक है। और जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये बराबर होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनफैक्ट बराबर का साइन अभी मैं बताऊंगा। एटॉमिक साइज ऑफ सॉरी एटॉमिक मास का 1/3, ठीक है। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा R0, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1/3। तो R0 जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻15। तो अगर ये ध्यान रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर रखोगे तो आपके ही काम आएगा ये कभी ना कभी। तो साइज ऑफ एटम जो होता है वो क्या होता है, 10⁵ होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस के। और सेकंड पॉइंट क्या बताया मैंने कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जिस एटम की वो जिस एटम की न्यूक्लियस की बात हो रही है उसका एटॉमिक मास का 1/3। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा R0, और R0 की वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। इसके अलावा थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है या फिर हम बोलें साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये होती है 10⁻⁻15 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 फर्मी, क्योंकि 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये तो किसके साइज के बारे में बात की, न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में। अगर हम एटम की रेडियस के बारे में बात करें कि एटम की रेडियस कितनी होती है लगभग, तो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। फिफ्थ अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ एटम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ एटम, तो एटम की वॉल्यूम क्या होती है, एटम स्फेरिकल शेप का होता है तो 4πr³, ठीक है, 4/3πr³। तो ये हो जाएगा 4/3π, और रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 है तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालनी है तो 4/3π और r की जगह 10⁻⁻15 लिखेंगे। तो ये देखो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इनफैक्ट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये मैं लिखा रहा हूँ, इसका एक रीजन है, 4/3π और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी है 10⁻⁻15, इसका क्यूब। अब अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ तो हमेशा ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ एटम जो है, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये हमारा आता है 10⁻15, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 10⁻15। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है।